रज़िया सुल्ताना कौन? रज़िया सुल्ताना ने कौन कौन सी जंगों में हिस्सा लिया, किसकी थी बेटी, कहाँ हुई पैदा, और क्या रज़िया सुल्ताना को उस जंग में फतह मिली जो वो अपनी हुकूमत वापस चाहती थी। नाज़रीन, मैं हूं दरवेश और आप देख रहे हैं BS स्टूडियो। नाज़रीन, आज के व्लॉग में रज़िया सुल्ताना के बारे में मुख्तसर सी हिस्ट्री आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और उम्मीद करूंगा कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा। व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अच्छे से कमेंट्स कीजिएगा और साथ में BS स्टूडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो नाज़रीन, चलते हैं व्लॉग की तरफ। शमशुद्दीन अल-तहतमस सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के तुर्क गुलाम। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की बात मैं आपसे पहले कर चुका हूँ पहले व्लॉग में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह कुतुबुद्दीन ऐबक को तुर्किस्तान से खरीद कर यहाँ सुल्तान की खिदमत में पेश किया गया। कैसे सुल्तान की खिदमत में पेश किया गया और सुल्तान ने बाद में उसे अपने जानशीन करार दिया और उसे सल्तनत भी दी। तो ये उन्हीं का गुलाम था। इनकी होनहारी और सलाहियतों को देखते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन्हें अपना दामाद और फिर बहार का सूबेदार बनाया। 1211 में अल-तहतमस ने कुतुबुद्दीन के बेटे आराम शाह को तख्त से उतार दिया और खुद बादशाह बन गए। इन्होंने तकरीबन 35 साल हुकूमत की और रज़िया सुल्ताना इन्हीं की बेटी थी। रज़िया सुल्ताना 1205 में पैदा हुई। इनके 8 भाई थे, लेकिन वालिद के सबसे ज्यादा करीब वही थी, क्योंकि इनके ज्यादातर भाई रियासत चलाने की सलाहियत नहीं रखते। जैसे अल-तहतमस ने बहुत पहले महसूस कर लिया था, रज़िया रंगो रूप के अलावा भी हर साथ हुनर से आशना थी जो हुक्मरान बनने के लिए जरूरी हो। यही वजह है कि अल-तहतमस ने इनकी परवरिश इन्हीं खतूत पर की। तलवारबाजी, घुड़सवारी के साथ साथ अच्छी तालीम भी दिलवाई थी। 9 उम्री में पर्दा भी शुरू करवा दिया गया। अल-तहतमस ने इन्हें अपना जानशीन मुकर्रर किया तो खानदान ही नहीं पूरे मुल्क में गोइयां शुरू हो गई कि औरत हुक्मरान कैसे हो सकती है। नाज़रीन, ये बात है 1205 में पैदा होने वाली रज़िया सुल्ताना की, कि जब उसके वालिद ने उसे अपना जानशीन मुकर्रर किया तो तब भी वहाँ पे बगावत हुई। तब वहाँ पे इस बात को लेकर बहस मुबासा हुआ कि एक औरत हुक्मरान कैसे बन सकती है। तो आज का अगर दौर देखा जाए तो आज हुक्मरान हम पे औरत ही मुसल्लत कर दी गई, तो ये कैसे हो सकती। तो आज अगर कोई जवान, कोई इलाका, कोई लोग, किसी खास जगह के लोग इस बारे में एहतजाज करते हैं तो उन्हें उठा लिया जाता है या तो जुबानबंदी लगा दी जाती है, तो वो हमेशा इस बारे में बोले ही नहीं। तो नाज़रीन, यह है सन 1912 की बात है। मैं 1205 में पैदा होने वाली रज़िया सुल्ताना की बात है कि जब वो हुक्मरान बनी तो वहाँ पे किस तरह के मसाइल पैदा हुए, तमाम चीज़ें आपके साथ डिटेल में शेयर कर रहा हूँ। तो आगे चलते हैं। अल-तहतमस के इंतकाल के बाद वसीयत पर अमल नहीं किया गया और रज़िया के भाई रुकनुद्दीन ने तख्त पर कब्जा कर लिया। सबका ख्याल था कि रज़िया आम औरतों की तरह रो धोकर चुप कर जाएगी, मगर वो आम नहीं थी। इसलिए सल्तनत दिल्ली के खानदान गुलामों के बादशाह शमशुद्दीन अल-तहतमस ने, जिन्होंने अपने कई बेटों पर तरजीह देते हुए रज़िया को अपना जानशीन करार दिया। ताहम अल-तहतमस के इंतकाल के बाद रज़िया के एक भाई रुकनुद्दीन फरोज ने तख्त पर कब्जा कर लिया और 7 माह हुकूमत की। लेकिन रज़िया सुल्ताना ने दिल्ली के लोगों की मदद से 1236 में भाई को शिकस्त देकर तख्त हासिल कर लिया। कहा जाता है कि तख्त संभालने के बाद इन्होंने
जनाना लिबास पहनना छोड़ दिया था और मर्दाना लिबास जेब तन करके दोबारा मर्दाना लिबास जेब तन करके दरबार और मैदान जंग में शिरकत करती। नाज़रीन, ऐसी औरत जो बहादुर भी थी, निडर भी थी, जंगजू भी थी, और ऐसी औरत की हुक्मरानी पर भी अगर यह बात होती है कि औरत की हुक्मरानी क्यों, लेकिन यहाँ पर तो बुज़दिल है, लोगों की वीडियोस अपने पास रखने वाली है, लेकिन फिर भी हुक्मरान है, तो इसके खिलाफ बात करने वाले को सारे FIR होती है, केस उठा लिया जाता है कि बात क्यों की गई, क्योंकि इसे हुक्मरान बनाने वाले आम लोग नहीं है। इस वजह से अगर इसके खिलाफ बात होती है तो इनडायरेक्ट उन्हीं के खिलाफ बात होती है तो वो भी उठा लेते हैं। तो रज़िया सुल्ताना के खिलाफ बगावत किस तरह हुई, अब इस पर थोड़े से आपके साथ डिटेल शेयर करता हूँ। रज़िया के मुखालफिन ने जब देखा कि दिल्ली की अवाम रज़िया की जान नसार है तो इन्होंने दीगर इलाकों में साजिशों के जरिए बगावत फैलाई। सल्तनत की अहम शख्सियत से ने बठिंडा के सल्तनत की अहम शख्सियत ने बठिंडा के सूबेदार मलक अल्तवानिया की क़यादत में रज़िया के खिलाफ बगावत की। रज़िया सुल्तान इनकी बगावत कुचलने के लिए दिल्ली फौज लेकर निकली, मगर इनकी फौज से रज़िया के खिलाफ बागियों का साथ दिया। रज़िया के वफादार जर्नैल अमीर जमालुद्दीन याकूत मारा गया। रज़िया को गिरफ्तार कर लिया गया। बागियों ने रज़िया के भाई मुअज़्ज़ुद्दीन बहराम को बादशाह बना डाला। रज़िया को इस बात की शिद्दत से एहसास था कि दिल्ली का तख्त हासिल करने के लिए इसे मजबूत सहारे की जरूरत है। इसलिए रज़िया ने बठिंडा के गवर्नर मलक अल्तूनिया से शादी की ताकि तख्त दोबारा हासिल करने की कोशिश की जा सके। लेकिन जंग में इन्हें शिकस्त हुई। रज़िया अपने शोहर के हमरा जान बचाने के लिए कैथल या कंधार की तरफ चली गई, जहां डाकुओं के हाथों दोनों मियां बीवी मारे गए। सुल्तान बहराम शाह के सिपाही जो इनकी तलाश में थे, इनकी लाशों को पहचान कर दिल्ली ले आए। इन्हें पुरानी दिल्ली में सुपुर्द खाक कर दी। सर सैयद अहमद अली खान की किताब अशनार नूर नादिया के मुताबिक दिल्ली के तुर्कमानी दरवाजे के अंदर मोहल्ला बुलबुल खाना में 2 कब्रें हैं। इन कब्रों को रिची सची की दरगाह कहा जाता है। ये कब्रें रज़िया सुल्ताना और इनकी बहन शाजिया की है। इन पर किसी किस्म की कोई सख्ती नहीं है। जहां हर जुमेरात को हर मजहब के लोग जमा होते हैं, कब्रों पर चरागाह किया करते हैं, लोग मनते मानते हैं। वाज़ेह रहे कि रज़िया अपने लिए सुल्ताना का लक़ब पसंद नहीं करती थी, क्योंकि इसका मतलब है सुल्तान की बीवी, बल्कि इसकी जगह खुद को रज़िया सुल्तान कहती थी। नाज़रीन, व्लॉग यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, आगे आती है रज़िया सुल्ताना की मोहब्बत के किस्से और बाद में जंगजुआना फितरत और शादी, और फिर इसके बाद इसकी मौत की कहानी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो व्लॉग के साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हिस्ट्री पे मबनी के व्लॉग होते मेरे, इनमें हर व्लॉग में एक नया सबक, नई कहानी और नया अंदाज होता है, ताकि आप लोगों के पास वो नॉलेज पहुंच सके जो आप लोगों को अब तक नहीं दिया गया। तो चलते हैं मोहब्बत और जंग। वह इस कदर जवान, जाज़िब नज़र और गैर शादीशुदा थी, हिंदुस्तान ही नहीं कई दिलों पर राज करती थी, जिनमें बठिंडा का हाकिम मलक अल्तूनिया भी शामिल था। उन्हें कागा पैगाम भी भिजवा चुका था। ताहम रज़िया की नज़र अल-गफ्फार हबशी गुलाम जमालुद्दीन उर्फ याकूत पर थी। जब एक किस्से अल्तूनिया तक पहुंचे तो इसने रकाबत में लाहौर के हाकिम मलक आजाद
नजरुद्दीन को साथ मिलाकर रजिया के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। दिल्ली के उमरा भी इनके साथ थे। रजिया को इत्तला मिली तो वो जमालुद्दीन याकूत और लश्कर समेत रोकने के लिए निकल पड़ी, लेकिन दिल्ली में इन्हें बागियों ने घेर लिया जो औरत की हुक्मरानी और गुलाम से ताल्लुक के खिलाफ थे। अच्छा मार्का जारी था कि मलक अल्तूनिया का लश्कर भी पहुंच गया। शदीद लड़ाई हुई। रजिया के लिए वो बड़ा जानकुन लम्हा था जब आंखों के सामने जमालुद्दीन याकूत को मरते देखा। रजिया को कैद कर लिया गया। बागियों ने इनके भाई मुअज्जुद्दीन को बादशाह बना डाला। इम्कान यही था कि रजिया को कत्ल कर दिया जाएगा। ताहम अल्तूनिया ने पेशकश की कि अगर रजिया उससे शादी करती है तो रजिया को वो सजा को मुअत्तल करवा देगा और रजिया को बाजियाब करवा लेगा। रजिया ने कुछ लम्हा सोचने के बाद हाँ कर दी। शादी और जंगजू आना फितरत। अब आती है लड़ाई वापस तख्त हासिल करने की, रजिया सुल्ताना की। तो इस पे बात करते हैं। कहा जाता है कि रजिया ने अल्तूनिया से शादी सिर्फ इसीलिए की थी कि जिंदा रहे और फिर से अपना तख्त हासिल कर सके। कुछ ही अरसा में इन्होंने अल्तूनिया को इस बात पर कायल कर दिया कि रजिया के दिल्ली के तख्त की असल हकदार वही है, इसलिए एक भरपूर हमला करना चाहिए। अल्तूनिया चुनांचे इन्हें बहुत पसंद करता था, इसलिए मान गया है। हमले के लिए तैयारी शुरू कर दी गई जो काफी अरसा चली। ठक्करों, जाटों और दीगर के जमींदारों की हमायत हासिल की गई। लश्कर तैयार किए गए और फिर एक जोरदार हमला के लिए रवानगी हो गई, जिसके क़यादत अल्तूनिया और रजिया कर रहे थे। मुअज्जुद्दीन के बहनोई इजाजुद्दीन बिलबन लश्कर समेत मुकाबले के लिए आया। शदीद लड़ाई हुई, लेकिन रजिया और अल्तूनिया को शिकस्त हुई और फरार होकर वापस बठिंडा जाना पड़ा। फिर कुछ अर्सा बाद फिर मुंतशर फौज को जमा करके एक बार फिर दिल्ली पर हमले का किया गया। नतीजा अब के भी मुख्तलिफ न था। रजिया और दुनिया को एक बार फिर फरार होना पड़ा। नाज़रीन, इस बात से सिर्फ एक छोटी सी बात आप साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि व्लॉग तकरीबन एंड आखिरी मरहल पर है, लेकिन एक छोटी सी बात आप साथ करना चाहता हूँ कि शुरू से ही ये मुसलमान एक दूसरे को गिराने के लिए, एक दूसरे से छीनने के लिए लगे हुए। अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, कुतुबुद्दीन ऐबक को जब सुल्तान बनाया गया तो उसी के गुलाम दामाद अल तहतमस ने उनके बेटे से तख्त छीना और बाद में अपनी बेटी को तख्त दिया और बेटी से उसके भाइयों ने तख्त छीना और फिर बेटी तख्त वापस पाने के लिए शादी भी करती है और हमले भी करती है। लेकिन अफसोस कि ये ही काम मामूल बन चुका है। आज भी पाकिस्तान में एक दूसरे को तख्त पर बैठे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम उससे तख्त छीनना चाहते हैं। जैसे इमरान खान से तख्त छीना गया सिर्फ इस वजह से कि अपनी कठपुतली लोग ला के रखे जाए ताकि उनसे अपने मकासद पूरे किए जाए। तो अब लास्ट चाहते हैं कि रज़िया सुल्ताना की मौत कैसे हुई, क्योंकि ये एक मिस्ट्री है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई कि रज़िया सुल्ताना और उसके शोहर की मौत कैसे हुई। ये थोड़ी सी बात आपका शेयर कर देता हूँ। काफी घंटों तक घोड़े सरपट दौड़ते रहे और कैतल का इलाका था। इंतहाई थक हार चुके थे, कुछ मामूली जख्मी भी थे। एक दरख्त के नीचे घोड़े रोके वही सस्ताने के लिए बैठे। भूख से बुरा हाल हो रहा था। वहां से गुजरने वाले एक शख्स ने इन्हें खाने का कुछ सामान दिया। चंद घंटों बाद 14 अक्टूबर 1240 को इसी दरख्त के नीचे लाशें मिली। मौत के बारे में कहा जाता है कि पीछा करने वाले फौजी वहां पहुंच गए थे और दूसरा ख्याल यह है कि जिस शख्स ने खाने का सामान दिया इसी ने बाद में साथियों समेत आकर कत्ल कर दिया था, क्योंकि रज़िया ने बेशकीमती जेवरात भी पहन रखे थे। बाद रज़िया के भाई नैश को दिल्ली ले गए और तुर्कमानी दरवाजे के पास बुलबुल खाने में दफन कर दिया। मकबरा बनाया जो आज भी रिजी के दरगाह के नाम से मौजूद। नाज़रीन,
یہ بغاوت، یہ تخت کا لالچ مسلمانوں میں شروع سے چلتا آ رہا ہے. تو یہ بات میں نے جو آپ سے شیئر کی یہ 12ویں صدی کی بات ہے کہ تب بھی یہ کام چل رہا تھا. تو اس سے پہلے قطب الدین ایبک کی بات کریں اور ان کے سلطان کی بات کریں تو وہ تب یہی مسئلہ تھے. شروع سے ہی مسلمان اس جستجو میں تھے کہ کسی طرح ساتھی مسلمان کو تخت سے ہٹا دیا جائے، اس سے تخت چھین لیا جائے اور خود اس پہ قابض ہو کے بیٹھ جائے. اور یہ کام شروع سے چلتا رہا ہے. اگر ہم اس سے زیادہ پیچھے جائیں تو فتوے لگنے کا ڈر ہے، اس لیے اس سے زیادہ پیچھے ہم نہیں جائیں گے، کیونکہ وہاں پہ بھی یہی طرح کے کچھ معاملات ہوئے تھے کہ تخت چھینے گئے تھے، تختوں پہ نجات قابض ہو گئے تھے لوگ. لیکن ہم اتنا پیچھے نہیں جاتے، ہم اپنے ولوگ کو لیتے ہوئے اسی ہسٹری پہ رہتے ہیں کہ تخت چھیننا، حکومت کرنا اور جس کا حق ہو اسے حق نہ دینا، یہ مسلمانوں میں شروع سے چلتا رہا ہے. اور اگر بات کی جائے رضیہ کے والد کی یا اس کے نانا قطب الدین ایبک کی، تو یہ تمام لوگ ترکی سے یہاں پہ آئے تھے اور یہاں پر آ کر قابض ہوئے، حکمران بنے. حقیقت تو یہ ہے کہ یہاں پہ مسافر تھے، رہتے، واپس اپنے ملک جاتے، لیکن یہ یہاں پہ حکمران بن کے بیٹھے. یہاں پہ یہی لوٹ مار کا جو سلسلہ تھا، جو جہاں سے چیزیں نکال کر اپنے علاقوں میں لے کے جانے کا رواج تھا، وہ یہاں پہ چلتا رہا. تو یہ وہاں ایک ایسا خطہ تھا جہاں پہ مدنیات بہت زیادہ تھی، جہاں پہ بجاؤ زمین تھی، یہاں پہ پہاڑ تھے، یہاں پہ آب شارد، یہاں پہ پانی وافر مقدار میں ہے. تو یہ چیزیں ان کے علاقوں میں تو تھی نہیں، اس لیے وہ یہاں پہ آگے قابض ہوئے، یہاں پہ رہے، یہیں پر انہوں نے اپنا تمام چیزیں کی اور یہاں سے جو چیز جس طرح سمیٹ سکے. لوگ تو ہو ہوا جاتا ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.